हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों को और तटीय रेखा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम जानेंगे जिनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हम भारत के मैप के द्वारा सभी प्रमुख बंदरगाहों को देखेंगे जिनकी संख्या 13 है। इसके अलावा भी देखिए छोटे मोटे बहुत बंदरगाह हैं जिनकी संख्या लगभग 200 है, लेकिन इसमें जो बड़े बड़े 13 बंदरगाह हैं उनको हम देखेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे, उसमें मैंने 16-17 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और उनसे हमें पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें जो टॉप एजुकेटर हैं उनके साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और लाइव टेस्ट, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी तैयारी हो गई है ये आपको पता चलता रहेगा। इसके अलावा देखिए, जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब कोई भी वीडियो देखने के लिए आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लेक्चर आप कई बार देख सकते हैं। वो लेक्चर आप अनअकैडमी पर जितने भी टीचर आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे सभी का वो लेक्चर आप देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जैसे कि यदि आपको एसएससी के एग्जाम का कोर्स खरीदना है तो इसमें 12 मंथ की फीस है आपके लिए 6,000 रुपये, लेकिन इसमें आप यदि मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5,400 रुपये, 450 रुपये पर मंथ केवल। और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपकी 24 मंथ के लिए फीस है 7,200 रुपये। इसमें भी आप मेरा SHAM कोड यूज करने के बाद 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 2 साल की 6,480 रुपये केवल, 270 रुपये पर मंथ केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय SHAM कोड यूज करना है मेरा, और आप प्राप्त कर सकते हैं 10% का डिस्काउंट। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से हम मैप के द्वारा सभी प्रमुख बंदरगाहों को देखेंगे जिनकी संख्या 13 है। तो पहले देखिए, हम जो भारत के तटीय राज्य हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जो भारत के तट के नाम हैं अलग अलग, उनको हम पहले यहाँ देख लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो भारत के तटीय राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है। उनकी संख्या है 9। उनको गिन लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर है गुजरात, तो पहले नंबर पर गुजरात आ गया। दूसरे पर देखिए, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर गोवा है, फिर ये कर्नाटक आ जाता है, 4 हो गए। और यहाँ पर ये 5वां केरल, फिर छठा तमिलनाडु, और यहाँ आंध्र प्रदेश 7वां, और 8वां हो गया ओडिशा, और 9 यहाँ पर ये 9वां है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से ये 9 तटीय राज्य हैं। देखिए, हमें ये छोटा सा फैक्ट्स लगता है, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वहाँ पर हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो इनकी संख्या आपको याद रखना है, 9 तटीय राज्य हैं अपने भारत के। ठीक है, अब देखिए, हम जो भारत के तटों के नाम है उनको देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये गुजरात है, तो गुजरात का जो तट है, यहाँ पर ये यहाँ तक जो तट है, गुजरात का जो तट है, इसका नाम है काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़ तट, ये तटों का नाम भी आपको याद रखना है। गुजरात का जो तट है इसका नाम है काठियावाड़ तट। इसके बाद देखिए, यह है महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का जो गोवा तक तट है इसका नाम है कोंकण तट। कोंकण तट, तो यहाँ महाराष्ट्र का गोवा तक नाम हो गया कोंकण तट, यहाँ कोंकण ऐसे लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो गया कोंकण तट। इसके बाद देखिए, ये आ जाता है नीचे कर्नाटक, तो कर्नाटक का यहाँ से यहाँ तक जो नाम होता है तो वो होता है केंद्रा तट। ठीक है, ये हो गया केंद्रा तट। केंद्रा कर्नाटक, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। देखिए, दोनों नाम एक से ही हैं, कर्नाटक केंद्रा। इसके बाद देखिए, नीचे आ जाता है केरल, तो केरल का जो तट है उसका नाम है मालाबार तट। इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये हो गया मालाबार तट, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए, नीचे आ जाते हैं, ये तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में यहाँ नीचे कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी से यहाँ पर लगभग यहाँ तक, यहाँ पर कृष्णा नदी अपना मुहाना बनाती है, यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी। तो यहाँ से यहाँ तक जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट।
ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये कृष्णा नदी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया कोरोमंडल तट। इसके बाद देखिए यहाँ से जो ऊपर तक पूरा पश्चिम बंगाल तक, ये जो तट है इसका नाम है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। तो ये हमने तटों का नाम देख लिया है। सबसे पहले यहाँ काठियावाड़ तट था, उसके बाद कोंकण, और यहाँ पर केंद्रा तट, और नीचे मालाबार तट, और यहाँ पर ये नीचे कन्याकुमारी से ऊपर जहाँ तक कृष्णा नदी है ये है कोरोमंडल तट, और ऊपर इसके पश्चिम बंगाल तक उत्तरी सरकार है। तो ये हमने तटों का नाम देख लिया है, और जो तटीय राज्यों की संख्या है वो हमने देख ली है 9। ठीक है, और उनका नाम भी हमने देख ही लिया है। अब हम देखते हैं बंदरगाहों को। तो हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। तो देखिए गुजरात में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला। अब इसका नाम दीनदयाल रख दिया गया है, पहले इसका नाम कांडला था। तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता होगा ये कच्छ की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, तो कच्छ की खाड़ी में ही कांडला बंदरगाह या दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। ये दोनों नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, दीनदयाल या कांडला बंदरगाह। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह। कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो ये हो गया एक ज्वारीय बंदरगाह, गुजरात का दीनदयाल या कांडला बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह। अब हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र में बंदरगाह है मुंबई। ये मुंबई जो बंदरगाह है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सबसे बड़ा बंदरगाह। ये सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। तो इसका भार कम करने के लिए बाद में देखिए नावा सेवा बंदरगाह का विकास किया गया। तो इसी महाराष्ट्र में है नावा सेवा बंदरगाह, दूसरा बंदरगाह। ये एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है, ये भी मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पर। एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है नावा सेवा। इसका दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमने देखे महाराष्ट्र में मुंबई और नावा सेवा बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनमें कि मुंबई सबसे बड़ा है पूरे भारत का, और यहाँ नावा सेवा एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है। अब हम आ जाते हैं, देखिए नीचे यहाँ पर है गोवा। गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मारमागाओ। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पर लास्ट में यहाँ शब्द आ रहा है ये गाँव, और ये है गोवा राज्य में। तो गोवा से गाँव आपको याद आ जाएगा। अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है मारमो गाँव, तो इस गाँव से आपको गोवा याद आ जाएगा। तो ये गोवा का ही एक बंदरगाह है, मारमा गाँव बंदरगाह। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए ये है कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। उस बंगलुरु से ये आपको मैंगलोर याद आ जाएगा। तो यहाँ का एक बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। बेंगलुरु से आपको याद आ जाएगा मैंगलोर, तो यहाँ का बंदरगाह का नाम क्या है? न्यू मैंगलोर। कर्नाटक का बंदरगाह हो गया ये। अब हम देखते हैं, देखिए यह है केरल। तो केरल का जो बंदरगाह है उसका नाम है कोच्चि या कोचीन। तो ये काफी कॉमन नाम है, आपको पता होगा कि ये केरल में है। तो केरल का बंदरगाह क्या हो गया? कोच्चि या कोचीन। तो इसके बारे में हमें क्या याद रखना है कि ये एक सबसे बड़ा शिपयार्ड है, सबसे बड़ा शिपयार्ड। इसके बारे में आपको यही याद रखना है कि केरल का जो एक बंदरगाह है कोच्चि या फिर कोचीन, ये एक सबसे बड़ा शिपयार्ड है। इसके बाद हम आ जाते हैं तमिलनाडु में। ये है तमिलनाडु राज्य। तो तमिलनाडु राज्य में हमें 3 बंदरगाह को याद करना है, एन्नोर, चेन्नई और यहाँ तूतीकोरिन नीचे। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तो यहाँ पर चेन्नई एक बंदरगाह है। ये तो हमको ऐसे ही आसानी से याद हो जाएगा। देखिए चेन्नई जो बंदरगाह है ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे पुराना कृत्रिम। इसके बारे में हमें यही याद रखना है कि ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। इसके अलावा देखिए तूतीकोरिन जो बंदरगाह है ये भी कृत्रिम बंदरगाह है, ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन जो है ये नीचे। तो हम देखिए इनको कैसे याद करेंगे? चेन्नई तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्योंकि ये तमिलनाडु की राजधानी है। इसके बाद देखिए टी से हम याद करेंगे नीचे वाला बंदरगाह तूतीकोरिन, और एन से हम याद करेंगे एन्नोर। ठीक है, तो यहाँ के तमिलनाडु के ये तीनों बंदरगाहों के बारे में हमने देख लिया है। चेन्नई यहाँ पर था जो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए
यहाँ पर तूतीकोरिन ये भी कृत्रिम बंदरगाह है, और यहाँ पर हो गया एन्नोर। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए ये है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। ये पूरे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है ये पूरे भारत का विशाखापट्टनम। और सबसे बड़ा कौन सा था? मुंबई, महाराष्ट्र में। अब इसके बाद देखिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है ओडिशा। यह है ओडिशा। ओडिशा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। ये भी आपको याद रखना है, पारादीप कहाँ पर है? ओडिशा में। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर यह है पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के जो बंदरगाह हैं वो हैं कोलकाता और हल्दिया। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से एक ही बंदरगाह है, कोलकाता। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी पर ही अंदर यहाँ पर ये स्थित है कोलकाता बंदरगाह, अंदर की ओर है ये हुगली नदी पर। क्योंकि ये एक नदी पर बंदरगाह है तो इसलिए ये एक नदीय बंदरगाह भी है कोलकाता। इसको नदीय बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि ये नदी पर स्थित है। तो देखिए इसकी सहायता के लिए यहाँ पर ये एक बंदरगाह है, इसका सहायक बंदरगाह है हल्दिया। तो यहाँ पर आपको देखिए एक मुख्य बंदरगाह कोलकाता ही याद रखना है, ये एक इसका सहायक बंदरगाह है हल्दिया यहाँ पर। ठीक है, तो कोलकाता का नाम देखिए अब चेंज कर दिया गया है। चेंज करने की घोषणा कर दी गई थी 12 जनवरी 2020 को। 2020 को इसका नाम चेंज करने की घोषणा कर दी गई थी 12 जनवरी 2020 को। क्योंकि देखिए 2020 इसकी स्थापना का 150वां वर्ष है। ठीक है, 2020 जो है 150वां वर्ष है इसकी स्थापना का। कोलकाता जो बंदरगाह है इसकी स्थापना का 150वां वर्ष है। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने की घोषणा की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, तो अब आपको ये नाम भी याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या फिर कोलकाता बंदरगाह। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो राजधानी आपको पता ही होगा, यहाँ की इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ का बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। तो इस प्रकार से देखिए इनकी संख्या 13 हो जाती है। ये 13 बड़े बंदरगाह हैं पूरे भारत के जो हमें याद रखने हैं, जिनमें कि सबसे बड़ा हमने देखा मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, और यहाँ पर कांडला बंदरगाह जो था गुजरात में, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसके अलावा देखिए ये है केरल, नीचे केरल में जो कोच्चि या कोचीन बंदरगाह है, ये सबसे बड़ा शिपयार्ड है, ये भी हमने देखा। और महाराष्ट्र में नावा सेवा जो बंदरगाह है, ये एकमात्र मशीनी गिरफ्त बंदरगाह है, ये भी हमने देखा था अभी। इसके अलावा देखिए चेन्नई तमिलनाडु में ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। और यहाँ पर हम आ जाते हैं, देखिए आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ये सबसे गहरा बंदरगाह है। तो इस प्रकार से हमने भारत के सभी बंदरगाहों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लिए हैं। अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी बंदरगाहों के बारे में डिटेल में लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लगा लेते हैं एक टेस्ट। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का है? तो यहाँ पूर्वी तट का बंदरगाह पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह है। तो देखिए कांडला बंदरगाह गुजरात का है, पश्चिमी तट का है ये, और मुंबई महाराष्ट्र में पश्चिमी तट में है। कोच्चि भी केरल का एक पश्चिमी तट का बंदरगाह है। तो यहाँ पर देखिए चेन्नई तमिलनाडु का एक बंदरगाह चेन्नई, ये पूर्वी घाट का है, ये पूर्वी तट का है, ना कि पश्चिमी तट का। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा था? मैंने आपको बताया था चेन्नई, ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह मैंने आपको बताया था, सबसे गहरा बंदरगाह है ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है वो ओडिशा में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है? सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह, ये कई बार मैंने रिपीट किया, केरल का कोच्चि जो बंदरगाह है, कोच्चि या कोचीन, ये सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है या सुमेलित नहीं है? दीनदयाल या कांडला बंदरगाह, ये मैंने आपको बताया था ज्वारीय बंदरगाह है, गुजरात का एक बंदरगाह है कांडला या दीनदयाल बंदरगाह, तो ये ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये तो ठीक हो गया, जो सम्मिलित नहीं है या सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। कोच्चि बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह है, ये सही है। ऑप्शन सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या फिर नावा सेवा, मैंने आपको बताया था दोनों एक ही नाम है।
ये दोनों नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में नावा सेवा या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, ये मैंने आपको बताया था, तो ये तो ठीक है। ऑप्शन डी में देखते हैं, चेन्नई भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। ये गलत है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो कोच्चि बंदरगाह से कौन सा तट संबंधित है, ये हमको बताना है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ का बंदरगाह है? केरल का। तो केरल के तट का नाम क्या था? मालाबार तट। तो कोच्चि बंदरगाह से तट कौन सा संबंधित हो गया? मालाबार तट। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पारादीप बंदरगाह का विकास किन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है? तो वे हैं, तो यहाँ पर देखिए पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? ओडिशा में। तो ओडिशा के जो आसपास के, इस पारादीप बंदरगाह के जो आसपास के बंदरगाह हैं वो कौन से बंदरगाह थे? कोलकाता, ऊपर कोलकाता था, नीचे विशाखापट्टनम था। विशाखापट्टनम इनमें सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ऊपर कोलकाता, नीचे विशाखापट्टनम। तो इन्हीं दोनों का भार कम करने के लिए पारादीप बंदरगाह का विकास किया गया ओडिशा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, दीनदयाल या कांडला बंदरगाह स्थित है, तो ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में कच्छ की खाड़ी में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इनकी संख्या देखिए हमने देखी थी, ये 9 राज्य हैं, काउंट भी किए थे, ये 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई लगभग है। तो यह मुख्य भूमि की पूछी है, ना कि टोटल। तो ये मुख्य भूमि की जो तट लंबाई है, तट रेखा की लंबाई है, वो 6100 किलोमीटर है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मुख्य भूमि के अलावा यदि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी लगा देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब 7500 किलोमीटर है टोटल तटीय रेखा की लंबाई, और यदि हम दोनों को हटा देते हैं तो इसका आंसर हो जाता है 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो यह है गुजरात। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। गुजरात की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर आता है तटीय रेखा की लंबाई के मामले में आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर गुजरात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किस राज्य के तट को मालाबार तट कहा जाता है? तो वो है केरल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, कौन सा तट पूर्वी घाट का नहीं है? तो यहाँ पूर्वी घाट का कौन सा तट नहीं है? चारों ऑप्शन को देखते हैं हम। देखिए कोरोमंडल तट पूर्वी घाट का है, उत्तरी सरकार पूर्वी घाट का है, मालाबार तट ये पश्चिमी घाट का है, क्योंकि केरल का तट है मालाबार तट और केरल पश्चिमी घाट में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालाबार तट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कोंकण तट रेखा कहाँ स्थित है? तो कोंकण तट कहाँ पर है? ये हमने देखा था महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक आंसर है इसका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के तट को ही कोंकण तट कहा जाता है। तो ये हमने देख लिए हैं 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और मैंने आपको कोर्स खरीदने के बारे में बताया ही था। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर SSC इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ, इसमें जो टॉप एजुकेटर हैं उनके साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और लाइव टेस्ट, इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस प्रकार की आपकी तैयारी हो गई है ये आपको पता चलता रहेगा। इसके अलावा देखिए जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब कोई भी वीडियो देखने के लिए आपके लिए कोई लिमिट नहीं है, कोई भी लेक्चर आप कई बार देख सकते हैं। वो लेक्चर आप अनअकैडमी पर जितने भी टीचर आपके कोर्स से रिलेटेड होंगे सभी का वो लेक्चर आप देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो इस प्रकार से अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जैसे कि यदि आपको SSC के एग्जाम का कोर्स खरीदना है तो इसमें 12 मंथ की फीस है आपके लिए 6000 रुपये, लेकिन इसमें आप यदि मेरा SHAM कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 5400 रुपये, 450 रुपये पर मंथ केवल।
और यदि आपका टारगेट लंबा है, 24 मंथ का टारगेट है, तो आपकी 24 मंथ के लिए फीस है 7,200 रुपये। इसमें भी आप मेरा SHAM कोड यूज करने के बाद 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद आपकी फीस हो जाएगी 2 साल की 6,480 रुपये केवल, 270 रुपये पर मंथ केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 10% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय SHAM कोड यूज करना है मेरा, और आप प्राप्त कर सकते हैं 10% का डिस्काउंट। तो आपको कोई भी कोर्स खरीदते समय कोड यूज करना है SHAM, इसमें आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।